Welcome everyone. Welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the Constitution. तो आज हम पंचायती राज को कवर करेंगे और इस पर्टिकुलर सेक्शन से इस पार्ट से पिछले साल भी देखिए सवाल आया हुआ था, उसमें तो डायरेक्टली पूछ लिया था कि पंचायती राज, एक ऑप्शन दिया हुआ था कि पंचायती राज कौन से पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है। तो पार्ट 9 को अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पिछले साल पार्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत अनकन्वेंशनल वो क्वेश्चन था। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पंचायती राज से हर साल हमें एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, यूपीएससी पूछ लेता है। तो इसे बहुत ब्रॉडली हम कवर करेंगे थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ पीसा एक्ट, है ना, और बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की जो भी तालमेल, है ना, जिस भी तरीके से इसमें बैठाना हो। देखिए, सबसे पहली बात, एक चीज़ में आपको टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, वो ये कि जो पंचायती राज से संबंधित जो वेरियस कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो फालतू की कमेटियाँ हैं। उसमें से मुश्किल से, है ना, एक दो पॉइंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली सभी कमेटियों ने लगभग वो सारे पॉइंट्स रिकमेंड कर रखे हैं जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। ठीक है, तो कुछ एक जो चीज़ें हैं वो हालांकि आपसे डिफरेंशिएटिंग चीज़ें पूछी जा सकती है वेरियस कमेटी से। फॉर एग्जांपल, हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में अगर वो बोले कि कौन से पर्टिकुलर लीडर ने, पहला आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस किसकी थी, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस थी MK गांधी की। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट में सबसे, है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन थी, वो वॉइस थी डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर गाइस, वो नहीं चाहते थे कि भारत में पंचायती राज आए, एटलीस्ट तब तक जब तक कास्ट की पॉलिटिक्स इंडिया से एबॉलिश ना की जा सके, जब तक, हाँ, SC ST OBC या फिर दलित जिन्हें हम कलेक्टिवली कह रहे हैं, जब तक दलित एम्पावरमेंट ना हो जाए तब तक इंडिया में पंचायती राज या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज को कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अगर वो बोले, सवाल ऐसा ही पूछा गया है, उन्होंने पूछा था कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिया द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इनमें से क्या चीज़ सिग्निफाई करती है, तो वो ग्रास रूट लेवल की गवर्नेंस को सिग्निफाई करती है। समझ रहे हो, इट डज नॉट सिग्निफाई द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट, नो, दैट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। समझ रहे हो। एंड अगली बात, वो अगर बोले कि इंडियन फेडरेशन या फिर इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन यूनियन का पार्ट इनमें से कौन कौन है, पंचायत उसमें नहीं आते हैं। पंचायत इंडिया में यूनियन का पार्ट नहीं है, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पार्ट, प्लीज रिवाइज इट अगेन। अगर वो आपको बोले कि MK गांधी और BR अम्बेडकर में से पंचायती राज के अगेंस्ट कौन थे, BR अम्बेडकर अगेंस्ट थे। इसीलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था। हालांकि गांधीवादियों के, ठीक है, जो गांधी के फॉलोअर थे, उनके बार बार पुश करने पे फिर जाकर के आर्टिकल 40 ऐड किया गया था फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP वाले पार्ट में, जो कि मैंडेटरी नहीं था। तो BR अम्बेडकर चाहते यही थे कि, हाँ, है ना, क्योंकि इनका मानना था कि अगर पंचायती राज इंडिया जैसी गेटोनाइज्ड सोसाइटी में ला दी गई तो ग्रास रूट लेवल पे जो कास्ट की इनइक्वालिटी है वो और बढ़ जाएगी। जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर, है ना, हायर क्लास के जो लोग हैं, वो गांव में पावर को कैप्चर कर देंगे और ये एक अनरिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बन जाएगी। पहला बैकग्राउंड आपसे वो यहाँ से पूछ सकते हैं, नंबर 1, है ना, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट है, ऐसे वो पूछ लेते हैं। 2021 में उन्होंने ये पूछ लिया था कि गांधी और कार्ल मार्क्स में कौन से पॉइंट पे कन्वर्जेंस ऑफ थॉट है, तो वो था एबोलिशन ऑफ स्टेट के, है ना, कि गांधी एंड कार्ल मार्क्स बोथ वांटेड अ स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी ने स्टेट को एक नेसेसरी एविल कहा था और कार्ल मार्क्स तो एक स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे। फिर आते हैं कि भैया इंडिया में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जाइए, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका ग्रोथ कैसे हुआ। तो ग्रोथ के रिगार्डिंग देखिए, हाँ, एक्चुअल में आपने, ठीक है, ये अपनी लक्ष्मीकांत वगैरह में भी पढ़ा होगा। देयर वर 2 प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द अर्ली स्टेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी। 1952-1953 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे।
एक था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और एक था, ठीक है, एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये जो दो प्रोग्राम है, इनकी फंक्शनिंग को इवेलुएट करने और इन्हें और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 1956 में, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन उस वक्त दी थी। इसमें से एक पॉइंट पे आपसे वो अच्छा सवाल बना सकता है जहां से वो फंसा सकते हैं। नंबर 1, बलवंत राय कमेटी ने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की जानी चाहिए। कितने टीयर की? 3 टीयर की, ठीक है, 3 टीयर की, 3 लेवल की, गांव के लेवल पे, ठीक है, और तालुका के लेवल पे, और एक आपका डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो 3 लेवल पे पंचायत राज की कमेटियां बननी चाहिए, आजकल भी यही लेवल की है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट बात यह है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये दी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत होनी चाहिए। जो आजकल पंचायत समिति होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल की, तालुका लेवल की जो पंचायत होती है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि एग्जीक्यूटिव लेवल की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होनी चाहिए, मतलब किसी भी स्कीम को एनफोर्स करने की पावर थोड़ी बड़ी पंचायत को, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के पंचायती सिस्टम के पास ये होना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जिला पंचायत है, इनके पास पावर्स होनी चाहिए टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर पंचायत। तो एक तरीके से जो है ना गांव की या फिर जो विलेज पंचायत है, उन पंचायत के पास बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग बहुत ही मिनिमल पावर्स है ना दिए जाने की रिकमेंडेशन दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोई रिकमेंडेशन दी थी? नो, बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत को के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। ये रिकमेंडेशन पहली बार 1977 में आई, जब मोरारजी देसाई, देखो मोरारजी देसाई अपने आप को एक नेशनल हीरो इक्विवेलेंट टू नेहरू उस टाइम के, ठीक है, पॉलिटिक्स में एक उस टाइप का हीरो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके लिए वो हर जगह है ना कोशिश करते थे कि हर जगह से किसी ना किसी तरीके से वो अटेंशन ले। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये ही वॉज बेसिकली, आपने कभी यूरिन थेरेपी का नाम सुना है? यूरिन थेरेपी तो वो यूरिन थेरेपी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। यूरिन थेरेपी बिलीव करती है कि अगर कोई भी आप में बीमारी है, इम्यूनिटी वगैरह अगर स्ट्रांग नहीं है, तो अपना ही पेशाब पीजिए। तो मोरारजी देसाई के लिए ये फेमस था कि वो अपना ही यूरिन पी लिया करते थे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका यूएस में विजिट हुआ। वहाँ पे चैनल में एक इंटरव्यू में उन्होंने आधे घंटे तक यूरिन थेरेपी को समझाया। वो इसीलिए ताकि वो अपनी एक इंटरनेशनल इमेज क्रिएट कर सके एज ए यूनिक पर्सनैलिटी। तो वो हर बार ये ऐसा करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये भी है, मैंने 1-2 जगह ये शेयर किया हुआ है, आप जा कर के एक बार देखिएगा, ठीक है। इस पर काफ़ी लोगों ने कवरेज दिया भी हुआ है। तो खैर छोड़िए, ठीक है, ये बहुत इररेलेवेंट सी चीज़ है। हाँ, ये उनकी पर्सनल स्टोरी है, हम इस पर नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मोरारजी देसाई क्या करना चाह रहे थे, वो हर जो चीज़ अभी चली हुई है उसको किसी ना किसी तरीके से है ना अपने तरीके से उसे मोल्ड करने की वो हमेशा कोशिश करते थे। तो पंचायती राज पे भी इनकी नज़र गई कि पंचायती राज को कैसे इम्प्रूव करवाया जाए। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी इस्टेब्लिश कर दी, अशोक मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टीयर की पंचायत की बात करी थी। अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि ये जो लोअर टीयर की है वैसे ही इनका कुछ काम नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर थी इंटरमीडिएट के पास, रिव्यू की पावर या फिर जो ओवरसी करने की पावर थी, है ना, रेगुलेटरी पावर, वो थी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को कौन हेड कर रहा था, है ना, आपका डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, जो कलेक्टर हो, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत को हेड कर रहा था। आजकल डिस्ट्रिक्ट पंचायत को कलेक्टर हेड नहीं करता है, इनका अपना चेयरमैन बनता है। उस टाइम पे कलेक्टर हेड करता था। तो अशोक मेहता कमेटी ने पाया कि ये जो निचले लेवल की पंचायत है ये क्यों बनाई गई है फिर, है ना। तब तक पंचायतें बनना शुरू हो गई थी। 1959 में राजस्थान में पहली पंचायत बनी, फिर आंध्र प्रदेश ने इसको फॉलो किया, और है ना 20 साल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देश में अलग अलग जगह पंचायती सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि भाई साहब ये निचली वाली पंचायत को हटा ही दो, 2 लेवल की बनाओ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ठीक है, और एक बना दो तालुका लेवल की, बीच है ना इंटरमीडिएट लेवल की।
तो अब जो, लेकिन इसने उल्टा काम ये किया अशोक मेहता कमेटी ने कि भैया एग्जीक्यूटिव पावर दे दो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास, और जो इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत है इसके पास बस ये पावर हो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है ना, जो रूल जो भी मतलब अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, उसकी सपोर्टिव पावर इनके पास दे दो कि आप उसको सपोर्ट करते बस डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, ताकि एक ओवरऑल बड़े लेवल का प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिएट किया जा सके। ये इनकी एक डिफरेंशिएटिंग वो थी, ठीक है, रिकमेंडेशन थी। दूसरी बात, यहाँ पहली बार ये रिकमेंडेशन आई कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया जाए पंचायती राज के रिगार्डिंग। तो अशोक मेहता कमेटी ने ये पहली बार अपनी रिकमेंडेशन दी। फिर बाकी वही सब है ना, वही सब चीज़ें कि इनके फाइनेंशियल को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोविज़न होने चाहिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होना चाहिए, हर 5-5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, जो आजकल प्रोविज़न है, और हर 6 महीने के अंदर मान लो अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए, होनी तो नहीं चाहिए लेकिन अगर हो भी जाए, डिसॉल्व कर दी जाए बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो हर 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, जो आजकल प्रोविज़न है। बाकी सब रिकमेंडेशन वैसी ही थी। इसके अलावा आपको आई डोंट थिंक जीवी के राव कमेटी के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत है, या है ना तुनगन कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, सबकी एक जैसी रिकमेंडेशन थी। लेकिन फिर आपसे वो ये पूछ सकता है कि फाइनली आजकल जो हमारा पंचायती राज सिस्टम, ये जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, ये फाइनली कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बने हैं? उसके लिए एक गैडगिल कमेटी बनाई गई थी। इम्पोर्टेंट बात है, ये गैडगिल कमेटी, सवाल वो यहाँ से ये पूछेगा कि इट वॉज ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो, इट वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअली इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कांग्रेस पार्टी। तो जो गैडगिल कमेटी थी ये कांग्रेस पार्टी की कमेटी थी, और आजकल जो भी पंचायती राज में है ना, जैसा जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है इंडिया में, जो प्रोविज़न हम अभी पढ़ेंगे वो सब प्रोविज़न इसने रिकमेंड किए थे। तो अलग से वो चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अपना दिमाग फालतू में मत लगाइए कि जीवी के राव ने क्या सजेस्ट किया, इसने क्या। ट्रस्ट मी, देयर इज़ गोइंग टू बी नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, इवन जो हमने यहाँ पढ़ा इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन खैर, ये अपनी समझ के लिए, सूझबूझ के लिए कि हाँ, अगर थोड़ा मान लो इतना वो जाए भी, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ भी ले जैसे आपकी टेस्ट सीरीज पूछ लेती है, अगर मान लो इतना दिमाग उनका ख़राब हो जाए तो लगभग यहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती है। अगली बात कि पंचायती राज से रिलेटेड जो प्रोविज़न हम अभी पढ़ रहे हैं, ये क्या ये पंचायत की जो चीज़ है, ठीक है, क्या ये पंचायत डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या ग्राम सभा डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? यहाँ से वो सवाल बनाएगा। ध्यान रखना है, पंचायत डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। पंचायत एरिया डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। विलेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट डिफाइन किया गया है। भले ही वो डेफिनेशन आपकी मेरी जैसी डेफिनेशन ना हो, बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट डिफाइन किया गया है। ग्राम सभा डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से वो सवाल पूछेगा। नंबर 1 वो बोलेगा कि स्टेटमेंट देगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल इन द पंचायत एरिया। तो बिल्कुल सही बात है, ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा विलेज लेवल पे जो पंचायत एरिया है, वहाँ जो भी पर्सन उस विलेज की इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है वो ही ग्राम सभा के मेंबर होंगे। तो अगर वो बोले कि ऑल द पीपल लिविंग रिजाइडिंग विद इन अ पंचायत एरिया फॉर्म ग्राम सभा, नो, ओनली इलेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट मीन्स 18 साल से बड़े ही होने चाहिए वो, तभी जाकर के वो ग्राम सभा की मेंबरशिप पाएंगे। नंबर 1, ठीक है, इतना हो गया। बाकी पंचायत एरिया, पंचायत वगैरह को इन्होंने लीगल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दी है, इनको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा हम मान गए कि क्या होगी ग्राम सभा, ठीक है। तो आगे अब क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि है ना, इसी में प्रोविजन है कि आर्टिकल 243A, ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एज स्टेट लेजिस्लेचर में बाय लॉ प्रेस्क्राइब। स्टेट लेजिस्लेचर एक कानून बना के ग्राम सभा की पावर्स बता सकता है कि ग्राम सभा की ये पावर होगी। तो ग्राम सभा की मोस्टली हर स्टेट में जो पावर है वो बहुत ब्रॉड पावर्स है। बहुत ब्रॉड पावर्स इतनी है, फॉर एग्जांपल इन सर्टेन स्टेट्स ग्राम सभा हैज़ बीन अलाउड टू पास अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, और जितने भी अभी ऑफिस बियरर्स हैं
ग्राम पंचायत के, उनको रिमूव करने की पावर ग्राम सभा के पास कई सारे स्टेट्स में दी गई है। 2/3 मेजोरिटी से वो पास करके उनको रिमूव कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट्स में कुछ ऐसी प्लेनरी पावर्स ग्राम सभा को दे दी जा सकती है, कुछ में जरूरी नहीं है कि दी जाए। समझ रहे हो? तो ग्राम सभा की जो भी पावर्स होगी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत ये कहता है कि पंचायत जो है 3 लेवल की हमें क्रिएट करनी है। मैं बताऊंगा कौन से आर्टिकल आपने मैंडेटरली ध्यान में रखने हैं। पहला 243A ध्यान में रखना है कि ग्राम सभा की बात कहाँ की गई है, 243A में। इसके बाद में है ना 243D में जब हम जाएंगे वो आर्टिकल आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग पे वो अब आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। जब उन्होंने पूछ लिया है ना, ये चीज़ें उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दी है कि मैच द फॉलोइंग पे वो आपसे आर्टिकल्स पे सवाल पूछ सकता है, और वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। मैं आपको बताऊंगा 243A, 243D, 243I, 243K, है ना, ये कुछ आर्टिकल्स है जो स्पेशली याद रखने हैं। इस पे वो सवाल आपसे पूछ सकता है। 243A कहता है कि ग्राम सभा होनी चाहिए, पावर कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। 243B क्या कहता है कि एक पंचायती है ना, पंचायत एक है ना 3 लेवल की पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे जो इंटरमीडिएट हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से सवाल वो ये पूछेगा कि भाई साहब इनमें से कौन कौन से लेवल की पंचायत को इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है। तो विलेज लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है। इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत के लिए एक्सेप्शन दिया जा सकता है ना। कितना वो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए यार आप फिर पंचायत ये MLA ये जो ठीक है जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके एक्सेप्शन आप एक अलग से याद रखो पॉपुलेशन के। फिर आप फैमिली कोर्ट्स की जो एक्सेप्शंस है उनको आप अलग से याद रखो। नो, तो वो पॉपुलेशन वाइज एक्सेप्शंस आपने याद नहीं रखनी है, यहाँ भी नहीं रखनी है कि 20 लाख है। नो, मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे भी आपको ये एक्सेप्शन याद नहीं रखनी है। वो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा वो आपसे यही कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंडेटरी है पंचायत को क्रिएट करना, इंटरमीडिएट लेवल पे स्किप किया जा सकता है उन स्टेट्स में जहां पॉपुलेशन थोड़ी कम हो। कितनी कम? 20 लाख से कम अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन है तो जरूरी नहीं है इंटरमीडिएट लेवल की या फिर तालुका लेवल की, बीच वाली जो पंचायत है दूसरे लेवल की, वो क्रिएट की जाए, है ना। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि मान लो पॉपुलेशन कम हो, प्रधान ज़्यादा बन जाए उनके, पॉपुलेशन 10 हो, प्रधान की सीटें 11 हो, है ना, तो कैसे मतलब वो बनेगा। ऐसा नहीं तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो गवर्नेंस है वो उतनी कर होनी चाहिए, थोड़ी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ये देखते हुए ही जो है ऐसा प्रोविज़न किया गया है। अगली बात, कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी गई है कि ऊपर जो हमने बोला कि 3 लेवल की पंचायत हो, इन 3 लेवल की पंचायतों में कौन कौन सीट कैसे कैसे रखी जाएगी, इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर ब्रॉड प्रोविज़न बनाएगा कि विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में इसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, कौन आदमी कैसे इलेक्ट होकर के आएगा। पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि ठीक वैसे जैसे हमने लोकसभा के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा कि इनकी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कुछ ऐसे बनाई जानी चाहिए कि विद इन अ स्टेट डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन की रेशो है वो एज फार एज पॉसिबल एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल वो लगभग सेम हो, लगभग सिमिलर हो। सेम बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि भाई साहब जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी पंचायत में एक स्टेट के अंदर लगभग सिमिलर होनी चाहिए, है ना। वो प्रोपोर्शन जो रेशो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का, कि मान लो कॉन्स्टिट्यूंसी ए में 1000 लोग हैं, अगले में आपने 4000 लोग रख दिए, नो, तो ऐसा डिसप्रोपोर्शनेट ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एज फार एज प्रैक्टिकेबल वो सिमिलर वो पूरा प्रोपोर्शन होना चाहिए पॉपुलेशन का, नंबर 1। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत में जो सीट है मेंबर्स की सीट, है ना, ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। इन तीनों लेवल पे जो पंचायत है, यहाँ से वो सवाल पूछेगा, पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पे पंचायत के जो मेंबर्स हैं
वो डायरेक्ट इलेक्ट होंगे। जो मेंबर है पंचायत के, जो सीट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाएंगे थ्रू टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू। समझ रहे हो बात को? लेकिन भाई साहब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो चेयरपर्सन है ना, जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन है, ये चेयरपर्सन इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। कहाँ से? जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जैसे मान लो जिला परिषद होती है, जिला परिषद के जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो लोगों ने डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजे हुए हैं, वो अपने में से किसी एक मेंबर को चुन करके जिला परिषद का अध्यक्ष चुनेगा। सेम होगा आपके इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत में भी, जो तालुक लेवल की पंचायत है, वहां पे भी उस पंचायत का अध्यक्ष अपने में से लोग चुनेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है। प्रॉब्लम आती है विलेज पंचायत की, कि विलेज पंचायत में मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो उस विलेज पंचायत का अध्यक्ष है, या फिर जिसे आप कहते हैं पंचायत प्रधान, ये जरूरी नहीं है डायरेक्टली इलेक्ट हो। मोस्ट केसेस में पंचायत प्रधान डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है बाय है ना, बाय पीपल, वो वोट कर रहे हैं डायरेक्टली उसे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में डायरेक्टली इलेक्ट हो। वो कैसे इलेक्ट होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। सवाल वो यहीं से पूछेगा। बस इस पूरे आर्टिकल से एक बात आपको बस ध्यान में रखनी है, स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि पंचायत का प्रधान डायरेक्टली इलेक्ट होना है या इनडायरेक्टली इलेक्ट होना है। बाकी जितने भी पंचायत के मेंबर हैं तीनों लेवल पे, सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, और पंचायत के जो ऊपर के 2 लेवल है, उनके जो प्रधान है, उनके जो अध्यक्ष है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। लोअर लेवल का प्रधान, जैसे आपकी ग्राम पंचायत का जो प्रधान है, वो ग्राम पंचायत का प्रधान कैसे इलेक्ट होना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ प्रोवाइड। स्टेट लेजिस्लेचर अपार्ट फ्रॉम दिस एक लॉ बना करके ये भी बता सकता है कि जो उस पर्टिकुलर पंचायत के एमपीज हैं, एमएलए हैं, है ना, और एमएलसीज हैं, वो एमपी, एमएलए, एमएलसी किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे पंचायत के अंदर, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। सवाल वो यहां से ये बनाएगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन MPs और MLAs belonging to a certain panchayat, by default they get membership of that panchayat? No. They may get membership of that panchayat? Yes. How? If state legislature provides for that purpose. समझ रहे हो? स्टेट लेजिस्लेचर अगर प्रोवाइड करे तो इनकी मेंबरशिप हो सकती है, तब जाकर के वो पंचायत की मीटिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दे डू नॉट हैव राइट टू अटेंड द पंचायत मेंबरशिप, पंचायत मीटिंग्स एक्सेट्रा। स्टेट लेजिस्लेचर अगर उन्हें प्रोवाइड करे कि हाँ ये भी मेंबर कंसिडर किए जाएंगे पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल, किसी भी लेवल पे, तो भाई साहब इन्हें वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है कि भाई साहब जो भी आपके चेयरपर्सन है, जो भी चेयरपर्सन है पंचायत के, ठीक है, हाँ, इनके पास जो है, इनके पास राइट होगा टू वोट वेदर इन इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Chairpersons of all levels of panchayat shall have the right to vote in the meetings of the panchayat. समझ रहे हो? ये बात ध्यान में रखनी है कि चेयरपर्सन शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ पंचायत। बाकी वो सब चीजें हैं कि चेयरपर्सन ऑफ, है ना, विलेज पंचायत का चेयरपर्सन वैसे इलेक्ट किया जाएगा जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड, और जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत के अध्यक्ष हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो भैया इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे बाय वोम, बाय द मेंबर्स, जो कि जो जिला परिषद या फिर जो उससे नीचे वाली इंटरमीडिएट पंचायत है, उनके जो आपने मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजे हैं, वो अपने में से चुनेंगे अपने अध्यक्ष। पर ग्राम पंचायत, ये वाला पॉइंट ध्यान से रखना है, आपका जो ग्राम प्रधान है वो कैसे इलेक्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। यहां से वो सवाल बनाएगा। दूसरा आर्टिकल आपको 243A, ग्राम सभा के अलावा दूसरा आर्टिकल आपको याद रखना है 243D। ये रिजर्वेशन की बात कर रहा है। कितनी कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन? 4 कैटेगरी।
इनमें से 3 मैंडेटरी है, एक अलाउ किया गया है। 3 मैंडेटरी कौन कौन सी है? SC, ST और वुमन, है ना। यहां से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि कितने, है ना, यहां से अच्छा सवाल क्या बना सकता है। एक चौथा है एनेबलिंग कैटेगरी, वो है ओबीसी की। ओबीसी, है ना, अगर आपको वो स्टेटमेंट दे दे कि कॉन्स्टिट्यूशन, 1 सेकेंड गाइस, कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ SCs, STs एंड OBCs इन द पंचायत, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द reservation of OBC, but it enables the state legislature. It enables the state legislature. It says कि nothing in this part shall prevent the legislature of the state from making reservation in favor of backward classes of citizens. That means OBCs के लिए reservation provide नहीं किया गया है, but state legislature को enable किया गया है कि आप OBCs के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नो सच प्रोविजन इज देयर फॉर द रिजर्वेशन ऑफ OBCs इन लोकसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट इन पंचायत स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ OBCs। मैंडेटरी रिजर्वेशन किसका है? ये वाला मैंडेटरी प्रोविजन है, SC, ST और वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 है, आपको मालूम है, ठीक है। नारी शक्ति अभिनंदन जो है अधिनियम, वंदन अधिनियम, उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इन लोकसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो वो तो अलग बात है। यहाँ ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन फॉर वुमेन 1/3 प्रोवाइड किया गया है इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये मैंडेटरी है। बट सवाल वो यहां से बनाएगा, SC और ST के लिए रिजर्वेशन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये रिजर्वेशन कितना है, यहां से वो सवाल बनाएगा कि आर्टिकल 243D प्रोवाइड्स फॉर 15% रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड 8% रिजर्वेशन, 8/4 नहीं 7% रिजर्वेशन ऑफ STs। तो क्या है ना, 7.5% रिजर्वेशन ऑफ STs। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी? नो। रिजर्वेशन SC और ST के लिए है, पर कितना रिजर्वेशन है भाई साहब? उतना जितना इनका प्रोपोर्शन होगा किसी पंचायत में। तो मान लीजिए अगर किसी पंचायत में 10% STs हैं, है ना, ये 10% STs का एरिया है, तो उनको 10% रिजर्वेशन वहां पे दिया जाएगा एज फार एज प्रैक्टिकेबल। सो एज पर देयर प्रोपोर्शन इन दैट पंचायत एरिया, इनको, हाँ ठीक है, हाँ, ये SCs और STs के लिए उतना प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स वो रिजर्व रहेगी, समझ रहे हो। और इन रिजर्व्ड सीट्स में भी, इन रिजर्व, मान लो STs के लिए 10% रिजर्वेशन है, इन रिजर्व सीट में भी 1/3 ST वुमेन के लिए मिलेगी, समझ रहे हो। तो वुमेन रिजर्वेशन इज हॉरिजॉन्टल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। तो ये बात ध्यान में रखनी, यहाँ से बस इतना सिंपल सा वो सवाल पूछेगा, बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन है, ये चेयरपर्सन के ऑफिस भी जो है ये रिजर्व होने चाहिए SC और ST के लिए और वुमेन के लिए, इन द मैनर एज स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। तो जो है ना, चेयरपर्सन के ऑफिस भी एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ SC एंड STs इन दैट स्टेट, उतने चेयरपर्सन के जो ऑफिस है वो रिजर्व किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है 243D के बारे में। फिर देखिए अगली बात, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, है ना, ये आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत क्या कितनी प्रोवाइड की गई है? 5 साल। एक पंचायत नॉर्मली कितने साल चलेगी? 5 साल। मान लो अगर बीच में उस पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया बाय स्टेट गवर्नमेंट, किसी एक पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया, मान लो पंचायत प्रधान पे एलिगेशन लगे या पूरी पंचायत कमेटी पे एलिगेशन लगे करप्शन के, उसे डिसॉल्व कर दिया गया बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो भाई साहब डिसोल्यूशन के बाद विदिन 6 मंथ्स आफ्टर सच डिसोल्यूशन उस पंचायत के लिए फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, समझ लो। तो ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन एक एक्सेप्शन इस पे है, मान लीजिए डिसोल्यूशन,
है ना, मान लीजिए डिसोल्यूशन दिसंबर 2024 में होता है, और वैसे ही इस पंचायत की जो नॉर्मल टर्म है वो मार्च 2025 में वो ओवर होनी थी। दैट मीन्स 3 महीने ही बचे हुए थे वैसे भी, है ना। तो फिर क्या ही फ्रेश इलेक्शन करवाने, क्यों? क्योंकि भैया डिसोल्यूशन के बाद फ्रेश इलेक्शन करके जो पंचायत की टर्म रहती है वो रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए रहती है। समझ रहे हो बात को? सेम केस आपके MLAs और MPs के लिए भी है कि जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म है उसके लिए आपके जो, ठीक है, जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो मिड टर्म इलेक्शंस रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए वो चलते हैं। मिड टर्म इलेक्टेड MPs और MLAs रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए बने रहते हैं, जैसा हमने पढ़ा। सेम यहां पे भी है, जो मिड टर्म इलेक्शन पंचायत के लिए होंगे वो रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए ही होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऐसा ना हो बाद में कि स्टेट के एक पंचायत के इलेक्शन आप जून में कर रहे हैं, दूसरी पंचायत के फिर जुलाई में करने पड़े, फिर तो इलेक्शन ही होते रहेंगे, इतनी सारी पंचायतें हैं। तो एक साथ ताकि पूरे स्टेट में इलेक्शन किए जा सकें, इसलिए ये प्रोविज़न किया गया है कि जो री इलेक्टेड पंचायत है या फिर जो मिड टर्म इलेक्टेड पंचायत है वो रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए ही बनी रहेगी। तो जहां पे रिमाइंडर ऑफ टर्म 6 महीने से कम है वहां पे मिड टर्म इलेक्शन क्या ही करवाने, बाद में ही करवा लेंगे। समझ रहे हो? तो वेयर देयर इज द रिमाइंडर ऑफ द, है ना, ऑफ द टर्म लेस देन 6 मंथ्स, राइट, तो वहां पे आपको मिड टर्म इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज विद इन 6 मंथ्स पंचायत इलेक्ट होनी चाहिए, विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिसोल्यूशन और विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन, एंड द पंचायत विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, और पंचायत विल कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंप्लीट टर्म। अगर एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन पे, है ना, मतलब पूरी इलेक्ट होती है तो 5 साल के लिए चलेगी, मिड टर्म में हुआ तो रेस्ट ऑफ द कंप्लीट टर्म, उसमें आप, है ना, रेस्ट ऑफ द टर्म तक आप जो है फंक्शन करते रहेंगे। सिंपल बात है, बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? यहां से भाई साहब सवाल वो यहां से बनाएगा, ये है मजेदार चीज, यहां से वो पूछेगा आपसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। नंबर वन तो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर सच डिस्क्वालिफिकेशंस, जैसे हमने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बना सकता है फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8, सेक्शन 8A, सेक्शन 8B, 9A, ये सब सेक्शन हमने देखे थे, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है अलग से लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत बॉडीज। स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कानून अलग से बना सकती है, सही बात है, लेकिन यहां स्टेटमेंट वो ये बनाएगा कि अ मेंबर डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस इन द पंचायत एज वेल। अगर वो स्टेटमेंट ऐसे पूछे तो वो स्टेटमेंट आपकी सही होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि इफ अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड under any law for time being in force for the purposes of elections to the legislatures of the state concerned, तो वो पंचायत इलेक्शन के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शंस के रिगार्डिंग है, समझ रहे हो? हाँ, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोले कि a person disqualified under 10th schedule cannot contest elections to पंचायती राज institutions, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, क्योंकि 10th schedule is a disqualification from membership of the house. 10th schedule is the
रिमूवल ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस, समझ रहे हो, 10th शेड्यूल के अंडर एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करवाया जाता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबरशिप, बट एट द सेम टाइम अगर वो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई होता है तो भाई साहब वो अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उस पर कोई बार नहीं है डिफेक्शन के ग्राउंड पे। लेकिन जो अदर केसेस हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर ए क्रिमिनल ऑफेंस other than those mentioned in section 8A and section 8B, other than those mentioned in section 8, section 8A, section 8B, other than those offenses, if a person is convicted for any other criminal offense for more than 2 years of jail, then he shall stand disqualified from contesting elections for the entirety of jail term plus 6 years after the date of release। समझ रहे हो? तो दैट मीन्स इस पूरे ड्यूरेशन के लिए वो एमपी और एमएलए के इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एट द सेम टाइम इस पूरे ड्यूरेशन में वो अगर वो ऐसे इलेक्शन लड़ने से, है ना, डिस्क्वालीफाइड है तो वो पंचायत का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। इंपॉर्टेंट बात ये है। और अगर कहीं पे भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई केस आता है, कोई भी इस तरीके का चैलेंज करना हो, जुडिशियल चैलेंज अगर प्रेजेंट करना हो, तो वो ऐसी अथॉरिटी के सामने किया जाएगा, वो पिटिशन ऐसी अथॉरिटी के सामने रखी जाएगी जिसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करे। तो स्टेट लेजिस्लेचर विल प्रोवाइड फॉर सच अथॉरिटी जो कि ऐसी पिटिशन को हियर करेगा। 243G कहता है कि भैया पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंचायत की है कौन डिसाइड करेगा? अगेन स्टेट लेजिस्लेचर। भाई इंपॉर्टेंट बात ये, सीधी बात ध्यान में रखो, बार बार पढ़ने से बढ़िया, कि स्टेट लेजिस्लेचर हर स्टेट में पंचायती राज के लिए एक पंचायती राज एक्ट बनाता है, हर स्टेट में अवेलेबल है। समझ रहे हो? इनके पास क्या पावर्स होगी? वो सारी पावर्स दी जा सकती है जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। 11th शेड्यूल में ये सब चीजें मेंशन्ड है। यहां से इनमें से कहीं एक से वो आपसे सवाल पूछ सकता है ना, जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ वो आपसे, देखो ये तो सभी को मालूम है कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री, है ना, खादी विलेज, रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट एंड फेयर्स, हॉस्पिटल्स, है ना, प्राइमरी हेल्थ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इनसे ही वो सवाल पूछ सकता है कि क्या पीडीएस सिस्टम कहीं मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस मेंशन्ड है भाई, ठीक है, 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो 11th शेड्यूल की जो पावर्स है वो दी गई है अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू वॉर्म टू पंचायत। 12th शेड्यूल की जो, है ना, मेंशन्ड जो सब्जेक्ट है 18 सब्जेक्ट, वो है अर्बन लोकल बॉडी। 11th शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट है वो है फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट देखो सवाल वो यहाँ से ये पूछेगा कि जो जो काम यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि ये पावर्स रहेगी ऑफ पंचायती राज, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें वो करेंगी, ये उनके फंक्शन होंगे। क्या मैंडेटरीली ये उनके फंक्शन होंगे? नहीं। आउट ऑफ दीज फंक्शंस स्टेट लेजिस्लेचर भाई साहब लॉ बना करके पिक करके बोलेगा कि ठीक है तुम ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। तो जरूरी नहीं है कि ये 29 की 29 पावर्स वो एक्सरसाइज कर पाए। कौन कौन सी की जाएगी ये कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के। ये तो बस एक कैटेगरी ऑफ पावर, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट्स कि इनमें से पावर्स आप डिवॉल्व कर सकते हैं। अदर देन दीज ऑल्सो, तो वो स्टेट, मतलब ब्रॉड पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है कि क्या पावर पंचायत के पास रहेगी, क्या नहीं रहेगी। स्टेटमेंट बस वो यहीं से, इसी के अराउंड कहीं से खोद के बना देगा। अगली बात, स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स वगैरह इंपोज करने की पावर भी दे सकती है। किसे? हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। सिंपल बात। अगली बात ये आता है, फिर देखो 4 आर्टिकल मैंने आपको याद रखने के लिए बोले हैं। एक 243 ए जो कि ग्राम सभा की बात कर रहा है, 243 डी जो कि रिजर्वेशन की बात कर रहा है, एक 243 आई ये फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है कि हर 5 साल में, जैसे 280 में प्रोविज़न है, सेम प्रोविज़न यहाँ है
कि हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन है ना कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय गवर्नर। इसके मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके मेंबर कहाँ से लाए जाएंगे, कितने इसके मेंबर होंगे, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर। काम क्या होगा इसका कि भैया स्टेट और पंचायत के बीच जो भी फंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसका फॉर्मूला तय करना, और जो टैक्सेस पंचायत को असाइन किए जा सकते हैं, कौन कौन टैक्सेस असाइन किए जा सकते हैं, ये रिकमेंड करना। ग्रांट इन एड जो पंचायत के लिए दी जा सकती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये रिकमेंड करना। तो ये सब रिकमेंडेशन के फॉर्मूला कौन डिसाइड करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल के बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? गवर्नर। समझ रहे हो? बोले कि स्टेट गवर्नमेंट, नो, गवर्नर। या फिर इसका और क्या काम होगा? बस रिकमेंडेटरी नेचर का होगा। मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फिस्कल पोजीशन ऑफ द पंचायत। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर अपने पंचायती राज एक्ट में ये भी बताएगी कि फाइनेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होगा और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। सॉरी, मैंने गवर्नर बोल दिया था, ठीक है। यहाँ अगेन वो यहाँ से सवाल पूछ सकता है, अच्छा, कि जो कॉम्पोजिशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कमीशन है, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर, लॉ बना करके कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की, स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की ये क्वालिफिकेशन वगैरह है और ये इनकी टर्म ऑफ ऑफिस है। इंपॉर्टेंट बात है, जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगा गवर्नर को, गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्लेचर में जो है टेबल डाउन करेगा अलॉन्ग विद अ मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन कि ये रिकमेंडेशन हमें मिली थी, इस पे हमने ये काम किया और ये काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें ये इश्यूज थे। तो मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन वहां पे साथ में डालना पड़ेगा कि इस रिकमेंडेशन को हमने एक्सेप्ट किया, इसको रिजेक्ट, क्यों रिजेक्ट किया, ये इसके कारण थे। सिंपल बात। तो अगली चीज़ ये आपको ये ध्यान में रखनी है, वो आपसे पूछ सकता है कि फाइनेंस कमीशन कहाँ से, बस है ना, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 243A ग्राम सभा, 243D, 243D रिजर्वेशन, 243I फाइनेंस कमीशन। बस एक और आर्टिकल हमने अभी एक है ना, एक अकेला और आर्टिकल हमने ध्यान में रखना है, बस वो ये, हाँ, 243K। 243K कहता है आपका इलेक्शन टू द पंचायत के बारे में, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है ना, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो है टेन्योर वगैरह क्या रहेगा, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी है? 243K में। 243K कहता है कि गवर्नर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी बनाएगा, और उस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो कितनी होगी, ये गवर्नर तय करेगा। सो अनलाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिनको हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन, है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हमने स्टडी करना है एक साथ, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, आई थिंक कल या परसों में वो सेशन आ जाएगा, वो कंक्लूडिंग सेशन होगा। आज हम पंचायती राज को एक बार कंप्लीट कर लें। आई थिंक आज के सेशन में, खैर ULBs के लिए 15-20 मिनट का कल अलग से सेशन लेंगे। उसके बाद जो अलग चीज़ें बचती है अपनी थोड़ी, है ना, एंसिलरी चीज़ें, जिसमें फॉर एग्जांपल लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड, है ना, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड जो आर्टिकल 2 जो 340 के बाद के जो प्रोविजंस है, ठीक है, वो प्रोविजंस और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कुछ चीज़ें बचती है, इनको कल दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। कल 3-4 सेशन आएंगे, छोटे सेक्शन वाइज, आई थिंक आधे घंटे के 3-4 सेशन आएंगे कल, ताकि वो मेजर पार्ट कल कंप्लीट हो जाए। परसों जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनको एक साथ कवर किया जाएगा, ठीक है, एक ही सेशन में, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और आई थिंक नेक्स्ट 2 डेज में सब चीज़ें फिर, है ना, इसमें पूरा कंक्लूड कर दिया जाएगा चीज़ों को। सो इलेक्शन टू द पंचायत जो है, ठीक है, ये इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। उसे कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर। कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नर।
टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या होगा? क्या ये 6 ईयर्स और 65 एज होगा? नो। ये टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या है? टेन्योर ऑफ ऑफिस भी इसकी डिसाइड की जाएगी बाय गवर्नर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो टर्म्स एंड कंडीशंस, टेन्योर ऑफ ऑफिस वगैरह गवर्नर ने एक बार अगर डिसाइड कर लिया तो भाई उसकी डिसएडवांटेज में, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की डिसएडवांटेज में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज सर्विस वो टर्म्स ऑफ वो सर्विस कंडीशन उसकी डिसएडवांटेज के लिए नहीं लाए जा सकते। दैट मीन्स कि है ना कि अगर अभी उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस कुछ ऐसी है कि है ना उसकी उसकी फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन है तो उसी इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन को डिग्रेड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, अगले कमिश्नर पे आप लगा सकें। फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी आज 1 लाख है तो उसके टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग आप उस पर्टिकुलर इलेक्शन कमिश्नर की जो टर्म ऑफ सर्विस है, जो सैलरी है वो 90,000 नहीं कर सकते। 90,000 कर सकते हैं बट वो अगले इलेक्शन कमिश्नर से लागू होगा, समझ रहे हो? एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सिर्फ प्रेसिडेंट का अकेला ऑफिस है जो कि इम्यून रहता है फ्रॉम रिडक्शन इन द सैलरी। बाकी सबकी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि चलो ठीक है यहाँ तो गवर्नर की ठीक ठाक सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की गई है, लेकिन जहाँ रिमूवल की बात आएगी भाई, रिमूवल इसका वैसे किया जाएगा जैसे हमने कल पढ़ा हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कहाँ प्रोवाइड किया गया है? जजेस इंक्वायरी एक्ट में। कौन कौन से 2 ग्राउंड है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। ये रिमूवल के ग्राउंड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। जैसे हमने कल पढ़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं, ठीक वैसे स्टेट के जो गवर्नर हैं, जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी वैसे ही रिमूव किया जाएगा, समझ रहे हो? और उनको सपोर्टिंग स्टाफ कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नर विल मेक ऑर्डर फॉर दैट एज वेल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रोविजंस है ये यूनियन टेरिटरीज पे भी अप्लाई होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि इन सारे प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट किए जाएं बिफोर अप्लाइंग देम टू द यूनियन टेरिटरी। यहाँ से उसने कई बार सवाल पूछे हैं, CDS VDS में यहाँ से भारी सवाल आते हैं 340 243 M से, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। सवाल कुछ ऐसे कि ये जो पंचायती राज के प्रोविज़न है ये कौन से स्टेट्स में लागू नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये 3 स्टेट में तो मैंडेटरी लागू नहीं होंगे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ध्यान में रखना है, इन 3 पूरे स्टेट्स में ये लागू नहीं होंगे। इन 3 पूरे स्टेट्स में ये लागू नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हो? पूरे स्टेट्स में। बाकी जगह ऐसा है कि स्केड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होंगे, ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होंगे। स्केड्यूल्ड एरिया अंडर योर 5th शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज अंडर योर 6th शेड्यूल। प्रॉब्लम यह है, हमें लगता है कि ट्राइबल एरिया में जो आपने 4 स्टेट्स पढ़ रखे होते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, हाँ वो जो हम 4 स्टेट्स पढ़ रखे हैं वहाँ वो पूरा स्टेट ट्राइबल एरिया नहीं होता है, कुछ एक एरिया होते हैं, ठीक है, जैसे गारो खासी जयंतिया एरिया। वो गारो खासी जयंतिया हिल ट्रैक्ट्स इन मेघालय, सिर्फ उन हिल ट्रैक्ट्स पे 6th शेड्यूल की प्रोटेक्शन है, बाकी एरियाज में 6th शेड्यूल लागू नहीं होता है। सो अगर वो बोले तो क्या मतलब, ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एंटायरिटी ऑफ एरिया ऑफ ए स्टेट को नहीं प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से एरिया प्रोटेक्टेड होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? फॉर द पर्पज ऑफ 5th शेड्यूल ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट कि कौन कौन से एरिया स्केड्यूल्ड एरिया कंसिडर किए जाएंगे। इन 6th शेड्यूल ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट कि कौन कौन से एरिया ट्राइबल एरिया डिसाइड किए जाएंगे, और उन ट्राइबल एरिया का रीऑर्गेनाइजेशन गवर्नर कर सकता है। 5th शेड्यूल में रीऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट ही करेगा, समझ रहे हो? ये अलग बात है। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल अगेन ये कल परसों वाले सेशंस में अलग से हम ब्रॉडली कवर करेंगे। अभी के लिए ये समझो
कि भाई साहब एंटायरिटी ऑफ स्टेट्स में अगर वो पूछे कि है ना, अगर वो स्टेटमेंट ये दे कि कौन कौन से स्टेट में बिल्कुल लागू नहीं होगा, वो ये है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। एन एम स्क्वायर आप याद रखो, ठीक है, एन एम है ना, एम एन जो आता है एम स्क्वायर एन, ऐसे याद रख लो। मेघालय और मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पे बिल्कुल लागू नहीं होगा आपका ये पंचायती राज का प्रोविजन, समझ रहे हो। फिर हिल एरियाज इन स्टेट ऑफ मणिपुर, कि मणिपुर में भी जो हिल एरियाज हैं, ठीक है, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई है, समझ रहे हो। हाँ, तो वो भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पे भी आपको ये है ना, ये खैर इतने डेप्थ में आपसे वो नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान में ये रखना है 5th शेड्यूल एरिया में नहीं लगेगा, 6th शेड्यूल एरिया में नहीं लगेगा, और एंटायरिटी ऑफ स्टेट्स में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम नहीं लगेगा। यहाँ से वो सवाल पूछ रहा है इनमें। फिर एक बात, फॉर एग्जांपल अगर वो बोले कि ट्राइबल प्रोटेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में किन किन स्टेट्स में क्रिएट की गई है, ऐसे भी वो सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो हमें क्या लगता है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्मली, क्योंकि है ना जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हैं, हमें लगता है कि ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ 6th शेड्यूल में, नॉट ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल्स, बट जो ट्राइबल जो, हाँ जो अरे क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम ही भूल गया उनका, बेसिकली जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, जो ट्राइबल काउंसिल्स बनाई जाती है, वो ना सिर्फ 6th शेड्यूल में, ना सिर्फ 6th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज़ में बनाई जाती है, बल्कि कुछ अदर एरियाज़, कुछ अदर स्टेट्स में भी जो ट्राइबल एरियाज़ में इंक्लूडेड नहीं है, खैर जो 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ पे भी आपको ट्राइबल काउंसिल्स देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग हिल्स में भी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल क्रिएट की गई है, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ज़रूरी नहीं है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिर्फ 6th शेड्यूल एरिया में ही मिले, वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको अलग से किसी स्टेट में भी क्रिएट की जा सकती है। ऑफकोर्स वो कौन क्रिएट करेगा, पार्लियामेंट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये तो गोरखालैंड की डिमांड कर रहे थे एक टाइम पहले, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ से वो आपसे सवाल बना सकता है कि कहाँ ये लागू नहीं होगा। एटलीस्ट ये एन एम स्क्वायर याद रख लो, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनमें एंटायरिटी में ये लागू नहीं होगा, एंटायर स्टेट्स पे भी नहीं। स्केड्यूल्ड एरिया मीन्स 5th शेड्यूल के एरियाज में ये लागू नहीं हो रहा है ना। जरूरी नहीं है कि किसी भी स्टेट में लागू ना हो। फॉर एग्जांपल, हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके 5th शेड्यूल में राजस्थान भी आता है, पर ऐसा नहीं है कि पूरी राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम या फिर ये जो 243 के जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं हो रहे हैं। नहीं, राजस्थान के अंदर जो एरियाज शेड्यूल्ड एरिया घोषित किए गए हैं बाय प्रेसिडेंट, सिर्फ उन एरियाज में लागू नहीं हो रहे हैं। वहाँ क्या लागू होगा, वहाँ लागू होगा पीसा। क्यों? क्योंकि भैया इसी में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि पार्लियामेंट शेड्यूल्ड एरिया में, है ना, और ट्राइबल एरिया के लिए विद सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन अलग से एक लॉ बना सकता है, जिसके थ्रू इस पार्ट के, दैट मीन्स पार्ट 9 के प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया 5th और 6th शेड्यूल के एरिया में एक्सटेंड किया जाए। इसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट ने बनाया ये पीसा एक्ट, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो आपसे स्टेटमेंट में पूछे कि पंचायती राज के प्रोविजन इनमें से कौन से एरिया में इस एक्ट के थ्रू एक्सटेंड किए जाते हैं, सिर्फ शेड्यूल्ड एरिया में, दैट मीन्स ये एक्ट 5th शेड्यूल में ही लागू हुआ है। 6th शेड्यूल में अभी भी पंचायती राज के ना तो पार्ट 9 के प्रोविजन लागू है, ना इस एक्ट के प्रोविजन लागू है। वहां क्या अभी भी लागू है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, तो वहां पंचायत आपने अलग से क्यों डालनी है। वहां जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो अपने हिसाब से, और है ना, वो ऑटोनोमस एरिया में अपने हिसाब से जो भी उनकी रूरल लोकल गवर्नमेंट है उनको वो, है ना, ट्रेडिशनल रूरल लोकल गवर्नेंस को वहाँ मेंटेन ऑलरेडी कर रहे हैं, क्यों उनको छेड़ना। ट्राइबल एरियाज है वो, मतलब हाइपर ट्राइबल एरिया है ऑलरेडी। तो इसीलिए अगर वो आपसे बोले कि पीसा एक्ट कहाँ लग रहा है, सिर्फ 5th शेड्यूल एरिया में ये एक्सटेंड हो रहा है।
समझ लो। अब इसके तहत लगभग वही सेम प्रोविज़न है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना। जो भी 9th शेड्यूल के प्रोविज़न है लगभग सेम प्रोविज़न यहाँ गए हैं, लगभग सेम प्रोविज़न 5th शेड्यूल एरिया के लिए आगे एक्सटेंड किए गए हैं। सवाल वो बस इन कुछ की प्रोविज़न से पूछेगा, वो क्या कि भैया कुछ भी अगर प्लान प्रोग्राम वगैरह बनाए जाने हो 5th शेड्यूल एरिया के लिए तो पंचायती जो ग्राम सभा है उसको इसमें कंसल्ट किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये भाई साहब हम शेड्यूल्ड एरिया जो कि खास तौर पे ट्राइब्स के लिए शेड्यूल किया जाता है, क्योंकि ये शेड्यूल्ड एरिया में ये पंचायत क्रिएट की जानी है, तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न रिजर्वेशन के इसमें दिए गए हैं। वो क्या, जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं, पंचायत के मेंबर जो मतलब नॉर्मल मेंबरशिप है पंचायत की, पंचायत के जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर्स, वो टोटल सीट्स 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए उस पंचायत के एसटीज के लिए ही। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो मेजरली भाई साहब वो ये जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं इनमें भी ट्राइब्स मेजरली पाई जा रही है, ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए 5th शेड्यूल बनाया गया है, समझ लो। तो 50% रिजर्वेशन फॉर एसटी इंपॉर्टेंटली शेड्यूल्ड एरिया में रखा गया है। किन के लिए, नॉर्मल टोटल मेंबरशिप ऑफ, जैसे आपका पंचायत होता है ग्राम पंचायत के जो नॉर्मल मेंबरशिप है उसके लिए 50% रिजर्वेशन है। पर जो चेयरपर्सन है ग्राम पंचायत का, और पंचायत एट ऑल लेवल, एक्चुअली पंचायत का जो प्रधान है आपका ग्राम पंचायत का आपका, हाँ ठीक है, जो तालुक पंचायत का प्रधान है और जो जिला पंचायत का प्रधान है, वो सारे प्रधान, सारे चेयरपर्सन सिर्फ और सिर्फ एसटी के होंगे, बस इतनी बात है, उनके लिए रिजर्व किया गया है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी ट्राइब्स के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को उसमें है ना नॉमिनेट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है एसटी के लिए रिजर्वेशन रख दी 50%, लेकिन कोई एक ऐसी ट्राइब है बेचारी जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँच ही नहीं पाया, हो सकता है उस ट्राइब के सिर्फ 10 मेंबर हो वहाँ पे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज ही नहीं पाए वहाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट भाई ऐसा कोई पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, हाँ ठीक है, एट इंटरमीडिएट लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दैट मीन्स जो बीच वाला और ऊपर वाला पंचायत का लेवल है, दूसरा और तीसरा लेवल, वहाँ अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर एसटी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, बशर्ते ऐसा नॉमिनेशन 10% से ज़्यादा एक्सीड ना करे, समझ रहे हो, टोटल मेंबरशिप का। तो बस यहाँ से इस प्रोविज़न से आपसे सवाल बना सकते हैं। फिर देखिए एक और चीज़ है जो आपसे वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी 5th शेड्यूल एरिया में अगर किसी भी 5th शेड्यूल एरिया में लैंड एक्विजिशन करना है तो ग्राम सभा की रिकमेंडेशन पहले चाहिए। किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए भी अगर चाहिए आपको लैंड, वहाँ यू नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा। यू नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या फिर माइनिंग लीज वगैरह देनी है, ग्राम सभा की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, है ना। ग्राम सभा के पास इतनी पावर है 5th शेड्यूल एरिया में कि वो इवन जो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं लिकर की सेल या इंटॉक्सिकेंट की सेल, है ना। दे कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ एनी कंजप्टिव मटेरियल और इंटॉक्सिकेंट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप कैसे की जानी है, इसके लिए ग्राम सभा वहाँ पे रूल बना सकता है, समझ रहे हो। हाँ, फिर ये बात कि प्रिवेंशन ऑफ एलियनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरिया, इस पे वो सवाल पूछा भी हुआ था कि इफ़ एनी एरिया इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट ये होता है कि एसटी की लैंड नॉन एसटी को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। तो ये स्पेशल प्रोविज़न फिर इसमें भी पीसा एक्ट में भी बनाया गया है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ जो है ग्राम पंचायत के पास ये अथॉरिटी होगी कि जो वहाँ के एसटी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर से अमीर लोग आए, दीकू आए और वहाँ से उनको एलिनेट कर दिया, उनकी लैंड ही खरीद दी। नो, इसकी रेगुलेशन के लिए भी पंचायत के पास पावर है। मनी लेंडिंग को, है ना, वही बात, दीकू कौन थे, मनी लेंडर उस टाइम पे, ब्रिटिश उनके टाइम पे उनको दीकू कहा जाता था मनी लेंडर्स को। तो मनी लेंडर जो है वो मनी लेंडिंग जो एसटीज़ के लिए की जानी है उसको भी रेगुलेट करने की पावर है ना।
कंट्रोल ओवर लोकल प्लान्स, ये सब पावर्स। तो ये सब पावर दी गई है पीसा एक्ट के तहत। पीसा एक्ट कहाँ लागू होता है? सिर्फ 5th शेड्यूल एरिया में, 6th शेड्यूल में नहीं लागू होता है। कहाँ पे पंचायती राज बिल्कुल लागू नहीं होगा? कौन से स्टेट्स में? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ से, है ना। बाकी इसके अलावा हाँ ये चीज़ ज़रूर है। फिर वो अगर वो आपसे बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, यस, कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर नॉर्मली। तो कोर्ट ना तो वैलिडिटी को क्वेश्चन करेगा, जब पंचायत की डिलिमिटेशन होनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। पर फिर अगेन जैसे अभी बी आर गवई, हाँ, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई विद रिस्पेक्ट टू द डिलिमिटेशन कमीशन, 2024 में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर है वो भी चैलेंज किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ any nullified error in that particular order। तो इवन अगर डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर भी अब चैलेंजेबल बना दिए गए हैं, ठीक है, जिसे 2024 तक माना जाता था कि डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 329A स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स कि कोर्ट किसी भी इलेक्टोरल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा अनलेस पार्लियामेंट सो प्रोवाइड्स। सेम बात यहाँ भी लिखी हुई है कि कोर्ट किसी भी इलेक्टोरल मैटर में इंटरवेन नहीं करेगा अनलेस स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स अ लॉ कि अगर इलेक्शन पिटीशन डालनी है तो कौन से कोर्ट के पास डालनी है। तो अलग अलग स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए लॉ बनाएंगे कि पंचायत की अगर इलेक्शन पिटीशन डालनी है तो कौन से एरिया में डालनी। तो ये हुआ पंचायती राज का अपना, है ना, प्रोविज़न। बाकी आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ज़्यादा खास है। जो इससे जहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं क्रिटिकल, और है ना जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और जहाँ से पूछे फिर से जा सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। कौन कौन से प्रोविज़न मैंडेटरी है, कौन से मैंडेटरी नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई। आई होप ये ब्रॉड डिस्कशन आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए। योर कमेंट्स ऑलवेज मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।